हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और उम्मीद करता हूँ अब की बार जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में आप क्वालिफ़ाई भी करेंगे, ठीक है? और इसी शुभकामनाओं के साथ में चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आईआरडी का मतलब क्या है? ये आपको बताना है। तो आईआरडी का जो मतलब होता है वो आपने पढ़ा भी होगा। भारतीय विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ये बोला जाता है। ना कि अंतर्राष्ट्रीय बोला जाएगा और ना ही आय विनियामक विकास प्राधिकरण कहा जाएगा और ना ही बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण कहा जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक, देखिए यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा-सा है। यहाँ पे इन 2 नामों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। पहला नाम आपका ये भारतीय विनियामक है और दूसरा बीमा विनियामक है। तो इन दोनों अगर नाम दिए हुए हैं तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन भारतीय शब्द आप ध्यान रखिएगा, भारतीय विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है वो कहा जाता है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गया कौन-सा कथन बीमा पॉलिसी की अनुग्रह अवधि के संबंध में सही है? ये बताना है, ठीक है? सही है पूछ रहा है यहाँ पे, ये क्लियर हो गया आपको कि निम्नलिखित में कौन-सा कथन बीमा पॉलिसी की अनुग्रह अवधि के संबंध में सही है, वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले भी हमने क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। अनुग्रह अवधि की मानक लंबाई जो होती है वो 1 महीने या 31 दिन होती है। किसकी? अनुग्रह अवधि की। ये ध्यान रखिएगा, पॉलिसी की अनुग्रह की अवधि जो है 1 महीने या 31 दिन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक देखभाल का वर्णन, ठीक है, के रूप में किया जा सकता है। किसके रूप में किया जा सकता है? यहाँ पर आपको फिल करना है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, अस्पतालों में की गई देखभाल के रूप में किया जा सकता है या चिकित्सकों द्वारा की गई देखभाल के लिए किया जा सकता है, ठीक है? या गंभीर स्थिति में रोगी को प्रदान की गई देखभाल के लिए किया जा सकता है या स्वास्थ्य सेवा की माँग करने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होता है, ठीक है? क्या प्राथमिक देखभाल का वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है? तो स्वास्थ्य सेवा की माँग करने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु जो है, पहले बिंदु के रूप में किया जा सकता है, ठीक है? ये याद ध्यान ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत बीमा राशि आम तौर पर इनमें से किससे जुड़ी होती है? प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत बीमा राशि आमतौर पर इनमें से किससे जुड़ी होती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है मुद्रास्फीति सूचकांक, दूसरा है व्यवसाय का इतिहास, तीसरा है व्यवसाय की लाभप्रदता और चौथा है प्रमुख व्यक्ति की आय। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर आपका सही है वो है आपका तीसरा, यानी कि व्यवसाय की लाभप्रदता जो है वो हमारा आंसर आपका सही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीमा एजेंट के बनने के लिए आवेदक को कितने घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करूँगा कि अगला जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ तो ये ध्यान रखा जाए कि कौन-कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं क्लियर करा चुका हूँ। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप उसको देखते हुए चलिएगा, कंफर्म भी हो जाएँगे आपको। तो बीमा एजेंट बनने के लिए आवेदक जो प्रशिक्षण घंटे का है वो कितने घंटे का है? 25 घंटे का जो है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन यूलिप का एक घटक नहीं है? वो आपको बताना है, यूलिप का घटक। देखिए मर्त्यता शुल्क, ये भी अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो लिया जाता है। निवेश जोखिम प्रीमियम ये भी रहेगा। पॉलिसी आवंटन शुल्क ये भी रहेगा। लेकिन सामाजिक सुरक्षा प्रभार जो है वो एक जो है आपकी यूलिप प्रीमियम का एक घटक नहीं होता है। यूलिप प्रीमियम जैसा कि आपको मैंने बताया था, फिलहाल दोबारा बता देता हूँ। यूलिप जो प्लान होते हैं, यूलिप का पूरा नाम क्या रहता है वो आप समझ लीजिए। यू फॉर यूनिट, एल फॉर लिंक्ड और आई फॉर इंश्योरेंस और पी फॉर प्लान, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी कि जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं जिनमें आपको यूनिट अलॉटमेंट होते हैं वही हमारे यूलिप प्रीमियम होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वव्यापी जीवन बीमा के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कथन एक क्या कह रहा है? यह पॉलिसी धारक को भुगतानों में भिन्नता करने की अनुमति देता है।
ठीक है। दूसरा कथन है हमारा, पॉलिसी धारक नकद मृत्यु पर रिटर्न की बाजार आधारित दर अर्जित कर सकता है। पॉलिसी धारक नकद मृत्यु पर, ठीक, रिटर्न की बाजार आधारित दर अर्जित कर सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कथन ही सत्य हैं, ठीक है। ये ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका अर्थ यानी मीन्स निकालना है आपको, और उसके बाद ही आपको आंसर पे टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला है, देखिए, रमेश का घर, ठीक है, रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता है। रमेश की पत्नी बीमित नहीं की जा सकती है, या रमेश के मित्र बीमित नहीं किए जा सकते हैं, या रमेश के माता पिता बीमित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए रमेश का घर है तो हम उसका भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। रमेश की पत्नी है, इनका भी बीमा किया जा सकता है। रमेश के मित्र हैं और रमेश के माता पिता, इनका भी कर सकते हैं। लेकिन रमेश के मित्र हैं, यानी कि उनसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है रमेश की, इस बेस से हम रमेश के मित्र का रमेश के साथ में इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सगे संबंधी ही उस बीमा में कवर किया जा सकता है, बट जो मित्र हैं, फ्रेंड हैं, वो इस बीमा में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूलिप के मामले में निवेश जोखिम को कौन वहन करता है। यूलिप के मामले में निवेश जो है जोखिम को कौन वहन करता है, निवेश जो जोखिम होगा, ठीक है। तो बीमा कंपनी वहन करेगी, या बीमा धारक, या राज्य, या आईआरडीए। देखिए यूलिप का जो मामला होता है, यूलिप के मामले में अगर जोखिम होता है, जैसे कि हमने, यूलिप का मतलब है शेयर मार्केट पर यानी बाजार से संबंधित जो पॉलिसियाँ होती हैं उन्हें, उनमें यूनिट अलॉटमेंट होते हैं, या अगर किसी भी कंपनी के यूनिट उसको मिल गए हैं, मान लेते हैं हमने 10,000 रुपये का प्रीमियम भरते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये में हमको 500 यूनिट जो हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर फंड के अलॉटमेंट हो जाते हैं। तो ये यूनिट की कीमत जो है आप घट कर के मान लेते हैं, अगर उसकी यूनिट की कीमत मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है। कितने हैं? 100 रुपये है, और भविष्य में अगर ये यूनिट की कीमत घट कर के 40 रुपये रह जाती है, यानी एक शेयर की कीमत जो है वो घट जाती है, यानी 100 रुपये कीमत थी, 40 रुपये उस शेयर की कीमत रह गई है, यानी 60,000 रुपये जो है घट चुके हैं अगर उसने 1 लाख रुपये निवेश किया हुआ है। तो क्या रहेगा कि उसका जो जोखिम है, जोखिम का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें जो लॉस हुआ है, उस लॉस को कौन कवर करेगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। यूलिप के मामले में निवेश जोखिम को कौन वहन करेगा, ठीक है। बीमा कंपनी आपको दे देगी अपनी तरफ से, या राज्य सरकार दे देगी, या आईआरडीए दे देगा। तो यहाँ पर कोई भी नहीं दे देगा, सिर्फ और सिर्फ बीमा धारक ही वहन करता है। यूलिप की कंपनी में, यूलिप के प्लान में सिर्फ यही होता है कि आप ही, यानी जो पॉलिसी धारक है वही उसको वहन करेगा, उसके अलावा कोई नहीं। जो लॉस है, प्रॉफ़िट है, वही जाने, ठीक है। जोखिम के अधीन रहता है। देखिए कभी भी आप देखते होंगे तो वहाँ पर टीवी पर ऐड वगैरह भी आता है कि निवेश किसके जोखिम के अधीन होता है, शेयर मार्केट में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीवन बीमा कारोबार का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीवन बीमा कारोबार का घटक नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है? पहला है जोखिम, क्या है? जोखिम। दूसरा है अनुदान, तीसरा है पारस्परिकता का सिद्धांत, और चौथा है संपत्ति या आस्ति। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, एक बार फिर हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कौन सा तत्व जीवन बीमा कारोबार का एक घटक नहीं है। देखिए जोखिम भी आपका क्या है, रिस्क जो रहता है वो भी जीवन बीमा में रिस्क कवर किया जाता है। पारस्परिकता का सिद्धांत भी रहता है, संपत्ति का भी रहता है, बट अनुदान अनुदान का नहीं रहता है। तो ये घटक जो किसका है, ये घटक नहीं है किसका, जीवन बीमा कारोबार का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा उठाए गए नैतिक जोखिम का परिणाम हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा उठाए गए नैतिक जोखिम का परिणाम क्या होगा? जोखिम पूलिंग होगा, स्वास्थ्य बीमा का दुरुपयोग होगा, या समुदाय दर निर्धारण होगा, या प्रतिकूल चयन होगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा, प्रतिकूल चयन रहेगा। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा उठाए गए नैतिक जोखिम का परिणाम प्रतिकूल चयन
खो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कोई फीस या शुल्क का भुगतान किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई फीस या शुल्क लगता है? तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, मांगी गई राहत का, यानी कि हम अगर 1 लाख रुपए मांग रहे हैं उस बीमा पॉलिसी से लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के बाद, तो 10% शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए उस राशि से। ऐसा है? नहीं है। मांगी गई राशि का 20% कम लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। ₹100 का शुल्क लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। और तीसरा अगर हम बात करें तो कोई भी फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही आंसर है, यानी कि कोई भी फीस जो है वो नहीं ली जाती है। किसमें? लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने की योग्य नहीं है? जीवन बीमा पक्ष में अनुबंध करने की योग्य नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है हमारा व्यवसाय मालिक, दूसरा है सरकारी कर्मचारी, तीसरा है नाबालिग, चौथा है गृहिणी। जीवन बीमा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने की योग्य नहीं है। कौन सा? यानी पॉलिसी किसकी आप नहीं कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनका हिंदी में अर्थ आप निकालना सीख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जीवन बीमा पक्ष अनुबंध करने के योग्य नहीं है। कौन सा पक्ष? जीवन बीमा अनुबंध, यानी कि पॉलिसी नहीं दी जा सकती उसको। देखिए, तो अगर हम पहले बात करें तो व्यवसाय मालिक कोई है उसका भी हम पॉलिसी कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी उसकी भी कर सकते हैं, गृहिणी की भी कर सकते हैं, बट नाबालिग है यानी 18 साल से नीचे है तो उसका हम जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। हालाँकि बच्चों की पॉलिसी दी जाती है, तो बच्चों की पॉलिसी में बीमा जिसको कवर होता है उसके माता-पिता का कवर होता है, बच्चे का बीमा कवर नहीं होता है। बच्चे का बीमा कवर 6 साल के ऊपर से ही कवर स्टार्ट होता है। अगर 3 साल का बच्चा है, सपोज़ करें हम 3 साल के बच्चों को अगर पॉलिसी दे देते हैं, तो उसका बीमा कवर जो है 6 साल के प्लस से स्टार्ट होगा। यानी 3 साल तक प्रीमियम उसका ऐसे ही भरेंगे, उसका बीमा कवर नहीं होगा। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा जीवन बीमा प्रीमियम के निर्धारण का एक कारक नहीं है? इनमें से कौन सा जीवन बीमा प्रीमियम के निर्धारण का एक कारक नहीं है? ठीक है, प्रारक्षित निधियां हैं, मर्त्यता है, प्रबंधन व्यय है या छूट है? देखिए, जो छूट होती है, रिबेट होता है, जो जीवन बीमा प्रीमियम के निर्धारण का एक कारक नहीं है। यानी छूट से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं, जितना प्रीमियम बन रहा है उतना प्रीमियम बीमा धारक को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आगे के क्वेश्चंस, यानी कि 15 क्वेश्चन हमने फिर लिए हैं और अगले वीडियो में हम फिर 15 क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।